ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए थे, है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मतलब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो उसका पर कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग आज। उसके बाद हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, बोला कि ए कॉइन इज वेटेड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/4। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमको दिया है, इसमें जो हमको इवेंट दिया है ना, दो इवेंट आर नॉट, क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट ये नहीं है। These events are not equally likely event. उनका प्रोबेबिलिटी पहले से हमको दे रखा है। ऐसे अगर हम कोई भी कॉइन को, फेयर कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो उसमें हेड का प्रोबेबिलिटी हाफ आता है और टेल का प्रोबेबिलिटी हाफ आता है। लेकिन यहाँ पे हमको दिया है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/4। दे आर वेटेड लाइक दैट, मतलब उनको बाइस्ड कर दिया गया है, डायरेक्ट उनका प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ नहीं है, मतलब हेड एंड टेल जो है ना इक्वली लाइकली इवेंट यहाँ पे नहीं है। एनीवे, इस टॉस 3 टाइम्स, चलो 3 टाइम्स टॉस किया है, इसका मतलब हमारा क्या होता है, हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा। तो सैंपल स्पेस को हम थोड़ा लिख लेते हैं, तो उसमें थोड़ा हमको क्वेश्चन आगे समझने में आसान होगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा क्या, S इज इक्वल टू हेड हेड हेड, फिर हो गया हमारा हेड टेल हेड 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 टेल, फिर हमारा हो गया क्या, हेड टेल हेड, फिर हमारा टेल हेड हेड हो गया। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, हेड टेल 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 हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, टेल टेल टेल। तो ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया इस इवेंट के लिए, ओके। अब उसमें हमको क्या निकालने के लिए बोला है, इफ द रैंडम वेरिएबल x जो बोला है व्हिच डिनोट द लॉन्गर स्ट्रिंग ऑफ हेड्स। x जो है ना हमारा लॉन्गर स्ट्रिंग ऑफ हेड्स है, या फिर लॉन्गेस्ट में बोल देता हूं, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ हेड्स। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ हेड्स का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ हेड्स का मतलब होता है कि हेड सबसे ज्यादा कितना ठो हो सकता है, मतलब एट ए टाइम वन शॉट में वो कितना ठो हो सकता है, वही हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ हेड्स है। तो उसका वैल्यू भी हम देख सकते हैं कि 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। मतलब x का वैल्यू 0, लॉन्गेस्ट हेड्स 0, मतलब वो जो हमारा आउटकम से आएगा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हेड्स कितना होगा, मतलब एट ए टाइम अगर देखेंगे तो 1 नहीं 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब हम देखते हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज आ सकता है, उसमें क्या क्या चीज आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं 0 हेड्स ना, मतलब सारे का सारे टेल हो जाएगा, टेल टेल टेल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 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 हो गया। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 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 इज इक्वल टू 1/8 नहीं लिखेंगे, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 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 1/8 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हेड एंड टेल का जो क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली इवेंट तो नहीं है, तो कि ये 1/8 आ जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ t, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ t हो गया हमारा क्या, 1/4 1/4 1/4, दैट मेक्स इट 1/64, ये हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 मतलब लॉन्गर चेन जो चेन ऑफ हेड्स कितना है, 1 होगा। तो कहां-कहां है हम थोड़ा देख लेते हैं, एक ठो हेड कहां-कहां हो सकता है। यहां पे देखो एक ठो हेड है, यहां पे एक ठो हेड है, यहाँ पे एक हेड है और यहाँ पे एक हेड है। लेकिन यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हो रहा,
यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हो रहा है, हम एक और एलिमेंट हमको मिल रहा है यहाँ पे, हेड टेल हेड है, तो यहाँ पे भी लॉन्गर चेन ऑफ हेड्स जो है ना वो हमारा 1 है। मतलब एट ए टाइम वन शॉट में कितना टो हेड है, वन शॉट में यहाँ पे एक ही टो हेड है, उसके बाद टेल आ गया, फिर हेड आ गया। मतलब ये जो है ना लॉन्गर चेन जो है 1 और या फिर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हेड्स 1 जो है उसमें ये एलिमेंट भी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग्स विल कम, दैट इज हेड टेल हेड, और वो तीनों तो रहेगा ही, उसमें एक एक तो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल। अब ऐसे देखा जाए तो ये तीनों का प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगा, एक तो हेड है दो तो टेल है, तो हेड के लिए 3/4 लिख देंगे और टेल दो तो जो है ना उसके लिए 1/4 लिखेंगे, मतलब 3/64 3/64 3/64 3/64 here, and what about this 3/4 1/4 3/4, so this will give me what 9/64, और वो जो है 3/64 3 बार आ जाएगा, 3/64 प्लस 3/64 प्लस 3/64, तो ये बन गया हमारा कितना 18/64। 18/64 को हम अब थोड़ा छोटा कर सकते हैं 9/32। आई होप सारे को समझ में आया। लॉन्गर स्ट्रिंग ऑफ हेड्स जो है वहां पे एक x = 1 में हमारा ये एलिमेंट भी आ रहा है बोल के सबको समझ में आया। दो हेड्स एक हेड्स के बारे में नहीं बोला है, एट ए शॉट वन शॉट में कितना तो हेड आएगा उसके बारे में बोला है। अभी px = अगर मैं 2 लूंगा तो वन शॉट में दो तो 2 कैसे हुआ, कहां दो तो हेड कहां है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तो हेड है एट ए टाइम, दो तो हेड लगातार है, यहाँ पे भी दो तो हेड लगातार है, तो हमारे पास दो एलिमेंट आ गए यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड हेड, और ये दोनों के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 9/64 आएगा, यहाँ पे भी 9/64 आएगा, that will be 18/64 again, so this is equal to 9/32, and finally तीनों हेड्स आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ t आ जाएगा। ओके, सो दैट विल गिव यू व्हाट 3 3 3 3 बार आ जाएगा 9/27/64। तो ये बन गया हमारा जो रैंडम वेरिएबल है उसका जितने सारे एलिमेंट आ सकता है, जितने सारे वैल्यू आ सकता है, सारे के लिए प्रोबेबिलिटी हम लिख लिए, उनको एक टेबल में डाल देना है, बस काम खत्म। xi कर देना है, pi खत्म कर देना है, तो xi का वैल्यू 0 1 2 3 and corresponding value of pi if you write, then you are getting that what probability distribution table of that। उसके बाद उसका मीन वेरिएंस निकालना, कैलकुलेशन करना है, काम खत्म। ठीक है, आई होप सारे को समझ में आया सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 times, an unbiased coin is tossed 5 times, so suppose that a variable x assign the value k when k consecutive heads। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, अभी जो हम किए क्वेश्चन उसी का साथ मतलब वही है, एट ए वन शॉट में कितना तो हेड्स आएगा वही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, और बोला है कि वो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू जो x है वो x का वैल्यू क्या आएगा वो डिपेंड करता है लॉन्गेस्ट या फिर इसे यहाँ पे बोल रहे हैं कॉन्जुगेटिव हेड्स कितना तो है। तो अगर हम बात करेंगे और कॉन्जुगेटिव हेड्स जो है हम उसको k नाम देते हैं, तो k = क्या हो सकता है, कॉन्जुगेटिव हेड्स हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। कॉन्जुगेटिव हेड्स का अगर बात करेंगे, दोज कैन बी 0 1 2 3 4 5, इनमें से कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, कॉन्जुगेटिव हेड्स कैन बी एनी ऑफ दिस थिंग्स, 0 1
0 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, चलो ये टेबल पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी में क्या पूछा है देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया k का वैल्यू। k का वैल्यू 0 1 2 3 4 5। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट उनका प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी और उसके साथ k का वैल्यू अगर 0 है तो क्या है, 1 है तो क्या है, 2 है तो क्या है, 3 है तो क्या है, 4 है तो क्या है, 5 है क्या है। जीरो हेड्स मतलब सारे का टेल। तो अगर हम 5 बार फेंक रहे हैं तो हमारा आउटकम्स तो 32 आएगा, 2 to the power 5। उसमें से एक ठो जीरो नंबर ऑफ हेड्स जो आएगा वो मतलब खाली टेल है, तो दैट इज 1/32, ये प्रोबेबिलिटी आ गया। 1 नंबर ऑफ हेड्स जो है ना वो कितने बार आएगा, 1 नंबर ऑफ हेड्स वो कितने बार आएगा, वो हमारा 12 बार आएगा। देख सकते हैं हम लोग कैसे, हेड टेल 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 टेल, यहां पे एक हेड है, टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल हेड। तो 5 बार हेड आ गया एट वन शॉट में। अभी अगर मैं 2 टो हेड लेता हूं, मान लेते हैं 2 टो हेड लेता हूं और उनको ऐसे सजाता हूं, 2 टो हेड मतलब 3 टो टेल होगा, 2 टो हेड मतलब 3 टो टेल होगा, टेल 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 रख दिया, क्योंकि वन शॉट में एक ही तो हेड आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 1 2 3 4 गैप बना देते हैं, ये 4 गैप पे 2 हेड डाल देंगे। 4 जो हम लोग गैप देख रहे हैं उनमें 2 हेड डाल देंगे, तो 8 शॉट 1 हेड आएगा, 8 शॉट हमारा 1 हेड ही आएगा। तो इट विल बी 4c2, 4c2 मतलब 6। 4 जगह है, उसमें से 2 जगह सिलेक्ट करना, हेड डाल देना है, काम करना। इंटू 2 फैक्टराइज होता अगर हमारा क्या बोलते हैं, या फिर 4p2 हो जाता अगर हमारा वो 2 ठो हेड ना हो के 1 ठो हेड है 1 ठो कुछ और है, अलग अलग है, सेम है। तो ये 4c2 6, तो 5 केस यहाँ पे आ गया, 6 केस यहाँ पे आ गया। अभी 1 ठो हेड लेके हम देखें, यहाँ पे 2 ठो हेड लेके देखें, फिर भी 1 शॉट में 1 हेड आ रहा है। अभी 3 हेड लेके देखते हैं, 3 हेड लेके देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, टेल टेल ऐसे रख दिए। अब इसमें हम क्या कर दिए, क्रॉस 3 ठो लगा दिए, गैप कर दिए। ये 3 क्रॉस में अगर हमको 3 ठो हेड ही रखना है, दैट कैन बी डन इन वन वे ओनली। सो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स इट इज कमिंग। मतलब इसका जो हो गया ना 12/32, 12/32 जो है ना, ये हमारा इसका प्रोबेबिलिटी आएगा। समझ में आया सबको? जस्ट लाइक दैट, जब हम 2 टो हेड का बारे में बात करेंगे, यू विल सी इट इज कमिंग 11/32। यू विल हैव टू चेक दैट वे, ओके। सेम वे जैसे हम यहाँ पे चेक करके देखा वैसे चेक कर लेना। 2 हेड लेके देख कर लेना 1 शॉट में कैसे जाएगा, फिर 3 टो हेड लेके भी देख लो, और 4 हेड में होगा नहीं। तो 2 हेड्स 1 शॉट में 2 हेड्स आएगा, या फिर कंजुगेटिव हेड्स आएगा तो इतना होगा। देन कम्स 3 हेड्स। 3 हेड्स जो है हमारा कितने बार आएगा, दैट विल कम 5 टाइम्स। यू विल सी, चेक करके देखोगे 3 हेड्स जो है ना वो 5 बार आएगा, है ना। 1 शॉट में अगर 3 हेड्स लाना है, 1 शॉट में अगर 3 हेड्स लाना है, दैट विल कम 5 टाइम्स, ओके। सो दिस विल बी 5/32। You will have to check this way, ऐसे चेक करोगे तो मिल जाएगा तुम लोगों को। 3 हेड एट ए टाइम बोला है, मतलब क्या बोलते हैं 3 टो हेड को एक बार ले लो, एक जगह में ले लो। पहले 3 हेड लेके देख लो, 3 हेड लेके देख लो, 3 हेड और 2 टो टेल, है ना। एक बार वो देख लेना है हमको, 3 टो हेड और 1 टेल। उसके बाद 4 टो हेड लेके देखो,
बीच में टेल एक तो डाल देना तो हो जाएगा। हो गया। तो ये 5/32। देन 4 हेड्स जो आएगा वो 2 बार आएगा। ये मैं दिखा सकता हूं, 4 ठो हेड टेल, एक बार हो गया टेल 4 ठो हेड और दूसरा बार आ गया 2/32 एंड 5 हेड्स 1 शॉट में आएगा एक ही बार खाली 1/32। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। ये जो है ना k is equal to 0 1 2 3 4 ये सब का प्रोबेबिलिटी हमारा निकल के आ गया कुछ ऐसा। अब हमको सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि क्या 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 बोला है, अच्छा देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बोलने से क्या होता है, मीन होता है उसका। हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे ex, दैट इज मीन होता है ex हमारा क्या हो जाएगा, ex विल बी pi into xi। मतलब क्या हो जाएगा p1 x1, 1 क्या यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 लिख सकते हैं, p0 x0, p1 x1, p2 x2, p3 x3, p बोलने से प्रोबेबिलिटी होता है, p4 x4, p5 x5। तो ये हमारा हो गया क्या, वैल्यू। अब इसमें हमको वैल्यू डालना है। बोल क्या रहा है कि x का वैल्यू क्या लोगे, x का वैल्यू द वेरिएबल x असाइन द वैल्यू k, x का वैल्यू k लेना है। इफ k कंजुगेटिव हेड्स आर ऑब्टेन्ड फॉर k 3 4 5, मतलब इसके लिए x का वैल्यू 3 लेना है, इसके लिए x का वैल्यू 3 लेना है और इसके लिए x का वैल्यू 3 लेना है। अगर k का वैल्यू 3 आया या 4 आया या फिर 5 आया तो उसके लिए k का वैल्यू x का वैल्यू भी इतना ही लोगे। मतलब ये x3 और x4 और x5 इनके लिए x का वैल्यू 3 लेना है, 4 लेना है और 5 लेना है। उसके बाद क्या बोला है, अदरवाइज x टेक्स द वैल्यू -1, मतलब इसके लिए -1 है, इसके लिए -1 है, इसके लिए -1 है। मतलब जब p0 लिखोगे तो x0 का वैल्यू -1 लिखोगे, इसमें भी x1 का वैल्यू -1 लिखोगे, इसमें भी x1 का वैल्यू -1 लिखोगे। 2 मिस कर दिया मैं यहां पे, p2 x2। आ गया ना समझ में सबको? तो लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ इज इक्वल टू -1 into 1/32 into -1 प्लस p1 का वैल्यू 12/32 हो गया है into -1 प्लस p2 11/32 into -1 प्लस अभी p3 आ गया, p3 मतलब 3 डालना है x का जगह में, 5/32 into 3 प्लस 2/32 into 4 प्लस 1/32 into 5। अब इसको ऐड कर देना है तो कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग 15, दिस इज कमिंग 8 एंड दिस इज कमिंग 5। 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 5 28 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ रहा है, -12 -11 वो 28 आया, 12 11 हो गया 23, 23 1 24, 28 - 24 will be 4 divided by 32 और 4/32 हो गया 1/8। तो 1/8 जो है ना ये हमारा आंसर है। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। A class has 15 students whose ages are 14, 15। अच्छा ये दिया है, सजा के लिख लेता हूं मैं इसको। 14 दो बार है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, 14 चले गया, 14। उसके बाद 15 कितने बार है, एक बार यहाँ पे है और कहीं पे 15 है, नहीं है 15। उसके बाद बोला है क्या 16 एक बार यहाँ पे है, तो जो चले गया उसको मैं काट देता हूं, ये हमारा कट गया, हमारा 15 कट गया ना, 15 कट गया, अभी हमारा 16 भी कट गया
17 हाउ मेनी टाइम्स, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, दो बार। अच्छा 14 तीन बार है, 14 हमारा 3 बार है, 17 हमारा 2 बार तो मैं अभी तक देख चुका हूं ऊपर, 1 2, ये दोनों को काट दिया और नीचे कहीं पे 17 नहीं है ना। 16 हमारा कट चुका है, यहाँ पे 16 कट चुका है ना। 17 हो गया, 18 लेट अस राइट 18 का, 18 उसके बाद और कहाँ 18 है, नहीं 18 खत्म। 19 is coming 2 times, 19 तो ये 19 गया, ये 19 यहां से गया, फिर 20 आ रहा 3 बार, 20 और 20, तो एक बार यहाँ पे गया, एक बार यहाँ पे गया, एक बार यहाँ पे गया, और कहीं पे है क्या कुछ 21, ये हमारा 21 भी गया। इसका मतलब हम लोग उसको अरेंज कर दिए, पहले वो अरेंजमेंट होके नहीं था, अभी मैं उसको अरेंज कर दिया। ठीक है, देखते हैं 15 जो हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, व्हाट इज लेफ्ट नाउ, क्या छूट गया फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अच्छा 16 2 टाइम्स है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, 16 ऑलराइट। अब हमको क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, मीन वेरिएंस जो भी है वो निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्स के बारे में क्या बोला, एक्स जो स्टूडेंट को सिलेक्ट किया उसका एज है, और यही सब तो एज है, यही सब तो एज है हमारा, है ना। दीज आर द एजेस, दीज आर द एजेस। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स कैन बी 14, can be 15, can be 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो मैं एक जगह में x लिख लेता हूं, एक जगह में px लिख लेता हूं, सीधा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एक जगह में मैं x लिख लिया, एक जगह में px लिख लिया, तो टेबल ही मैं ड्रॉ कर लेता हूं पूरा। ऑलराइट, s का डिफरेंट वैल्यू ले लेता हूं, s का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 15 16, ये सारे लिख लेता हूं मैं, x 14 15 16 17 18 19 20 और फिर 21। ओके, अब अगर हम एक तो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 15, तो 15 C1 हो गया हमारा सैंपल स्पेस, और वो स्टूडेंट एज 14 का होगा, तो फेवरेबल केस 3 है, 3/15 हम काट के लिख सकते हैं। 15 एज का एक ही स्टूडेंट है तो 1/15, 16 एज का 2 स्टूडेंट है तो 2/15, 17 एज का 2 स्टूडेंट है तो 2/15, 18 एज का हमारा 1 स्टूडेंट है तो 1/15, then you will have 2/15, then you have 3/15 and 1/15, and with that हमारा ये टेबल खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम निकाल दिए, क्या सबको समझ में आ गया? ये सुनो, सो एक ही दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, a die is loaded in such a way, a die is loaded in such a way that the even number such that even number is twice likely to occur as odd number, मतलब this is not a fair die again, ये एक फेयर डाई नहीं है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज कमिंग ट्वाइस इन कंपैरिजन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो अगर हम सारे नंबर का प्रोबेबिलिटी निकाल दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे नंबर जो आउटकम्स उसमें आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 plus probability of 6, so it is coming 1। ये हमको पता है क्योंकि कोई ना कोई नंबर तो आने वाला है, तो 1 से 6 किसी का भी प्रोबेबिलिटी या सबका प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे तो इट विल बी 1। अब अगर 1 का प्रोबेबिलिटी को मैं p लेता हूं, 2 का प्रोबेबिलिटी को मेरे को 2p लेना पड़ेगा, 3 का प्रोबेबिलिटी को p लेना पड़ेगा, 4 का प्रोबेबिलिटी को 2p लेना पड़ेगा, 5 का लेना पड़ेगा p और 6 का लेना पड़ेगा 2p।
अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर जो है वो 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू p हम ले लिए, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो ये ऑब्वियस बात है कि दिस विल बी 2p। तो अगर वो p हो गया तो दिस विल बी 2p, तो दिस इज कमिंग 9p। 9p इज इक्वल टू कितना आ जा रहा 1 implies p is equal to 1 by 9, तो probability even is equal to 2 by 9 और probability of odd is equal to 1 by 9। ये हम निकाल दिए कि odd का probability 1 by 9 और even का probability 1 by 4, सॉरी odd का probability 1 by 9, even का probability 2 by 9। अभी हम निकाल दिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑर्डर इवेंट का। उसके बाद हमको क्या बोला है, इफ द डाई इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x परफेक्ट स्क्वायर। x हो गया परफेक्ट स्क्वायर, x परफेक्ट स्क्वायर आया। तो हम एक काम करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी पहले निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर हम डाई को फेंक रहे हैं तो आउटकम्स उसका क्या आता है 1 2 3 4 5 6, ऑफ व्हिच हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स जो है ना वो कौन कौन है 1 है और 4 है, तो 1 and 4 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसीलिए हम इसको लिखे। 1 का प्रोबेबिलिटी मतलब ऑड का प्रोबेबिलिटी 1 by 9 और इवेंट का प्रोबेबिलिटी 4 का प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट का प्रोबेबिलिटी 2 by 9। सो दैट कम्स टू यू एज 3 by 9 या फिर 1 by 3। 1 by 3 आ गया हमारा क्या चीज परफेक्ट स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी। अब हमको बोला है x क्या बोला है परफेक्ट स्क्वायर, x हमको बोला है क्या परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का कितना कितना वैल्यू आ सकता है वही हमको सवाल में पूछा है। तो x का वैल्यू क्या होगा 0 हो सकता है, s का वैल्यू 1 हो सकता है, s का वैल्यू 2 हो सकता है। मतलब पहली बार फेंक के आया नहीं, दूसरी बार फेंके उसमें भी आया नहीं, तो x इज इक्वल टू 0। पहली बार फेंका आया नहीं, दूसरी बार फेंका आया, और पहली बार फेंक के आया दूसरी बार में नहीं आया। तो px इज इक्वल टू 0 में क्या आएगा px इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट बार में भी आया नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 minus 1 by 3 that is 2 by 3। 1 minus 1 by 3 that is 2 by 3। So x is equal to 0 मतलब दोनों में ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट टाइम इनटू नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर सेकंड टाइम। So that is 4 by 9। px is equal to 1, इसमें क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दो बार हुआ है, और फर्स्ट बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सेकंड बार परफेक्ट स्क्वायर है। सो दैट मेक्स इट अगेन 4 by 9। अभी अगर px is equal to 2 लेता हूं, इसका मतलब है कि पहली बार भी परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा बार भी परफेक्ट स्क्वायर, पहली बार भी परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा बार भी परफेक्ट स्क्वायर। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा 1 by 3 1 by 3 1 by 9। So this is your answer to this particular question। तो आज हम क्वेश्चन किए, देखो 2-3 क्वेश्चन में हमारा इक्वली लाइकली इवेंट नहीं था, और सबसे बेस्ट जो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे है ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं था, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ t हम 1/8 नहीं लिखे।
प्रोबेबिलिटी इन जनरल अगर हमको बोलता है ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल विल बी 1/8। हम नहीं लिखे यहाँ पे 1/8 क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं था। मतलब जब भी हमारा इक्वली लाइकली इवेंट नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ये सैंपल स्पेस से हमको निकालना नहीं है डायरेक्ट इसका, क्योंकि हर एलिमेंट में इसमें जितना सारा एलिमेंट होगा हर एलिमेंट का हमारा क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगा, तो उनको मल्टीप्लाई करते करते लिखना है। अगर इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, इक्वली लाइकली है तो कोई बात नहीं है, 1/8 हम कर देंगे। क्या सभी को समझ में आया? चलो, सो विद दैट हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक जो है कंप्लीट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली जो बाइनोमियल हमारा थ्योरम था उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। याद होगा बाइनोमियल थ्योरम में a plus b to the power n is NCR a to the power n minus r b to the power r। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, a to the power r और b to the power n minus r होगा। That is the only change what we will get। बट सवाल है कि कब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कब हम यूज करेंगे? तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है that should be a Bernoulli's trial, that should be a Bernoulli's trial। अब ये Bernoulli's trial क्या होता है? Bernoulli's trial क्या होता है? ट्रायल का मतलब क्या होता है? If the same experiment is done repeatedly, सेम चीज को अगर हम बार बार करते जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड ए ट्रायल। एक्सपेरिमेंट हो गया, एक बार हम कर रहे हैं, उसको हम बार बार करेंगे तो दैट इज ए ट्रायल एंड दैट ट्रायल बिकम्स ए Bernoulli's ट्रायल। कब होता है? पहला सिचुएशन होना चाहिए कि देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। हम जो अभी जो बोले कि बार बार करेंगे, वो बार बार एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। वो चाहे बड़ा नंबर हो चलेगा, 5, 10, 15, 20, 100 जो भी हो चलेगा, बट इट शुड नॉट बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। हम लास्ट क्लास किए थे क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी का यूज करके कि ये वी आर प्लेइंग द गेम, वो चल रहा था इनफाइनाइट, वो चल रहा था इनफाइनाइटली। ए जीता या फिर ए हारा, बी जीता, बी हारा, ए जीता, ऐसे टाइप का इनफाइनाइट चल रहा था। ये फाइनाइट होना चाहिए कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, वो चाहे बड़ा नंबर हो छोटा नंबर। दूसरा, ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, मतलब सेम है और क्या, ईच ट्रायल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये तब होता है जब सेम होगा हर केस में। मतलब पहला ट्रायल करोगे, दूसरा ट्रायल तो अगर अलग हो गया पहला से, मतलब पहला के लिए वो अलग हो गया तो दैट विल बी नॉट, तो मतलब सेम ट्रायल हो रहा है बोल। इस ट्रायल हैज 2 आउटकम, सक्सेस एंड फेल्योर। अब हम लोग बहुत सारे आउटकम्स इसमें नहीं लेने वाले हैं, इसमें 2 आउटकम ही खाली लेंगे, सक्सेस एंड फेल्योर। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, मतलब 2 चीज होगा। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकल गया तो फेल्योर का 1 माइनस उतना। 3-4 इवेंट में इसमें नहीं आता है। हम तो एक्सपेरिमेंट वही करेंगे, देखो एक्सपेरिमेंट हम वही करेंगे जितना जो कर रहे थे अभी तक। बैग से बॉल निकाल रहे हैं, डाई थ्रो कर रहे हैं, डाइस थ्रो कर रहे हैं या फिर कॉइन टॉस कर रहे हैं, है ना, वो सारी चीज करेंगे। या फिर हमारा प्लेइंग कार्ड से कार्ड निकाल रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट विल डू बट विल बी गिवन सच इवेंट, ऐसा इवेंट हमको दिया जाएगा तो उसमें सक्सेस फेल्योर ये 2 चीज का हमारा फोकस हो जाएगा, ये 2 चीज में ही काम खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए सक्सेस फेल्योर। और क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन इस ट्रायल इज सेम। अब अगर सेम है, एक्सपेरिमेंट सेम हो रहा तो ऑब्वियस बात है कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम ही होगा। ये कंडीशन हो गया बर्नौलीज ट्रायल का। अब हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। If P is probability of success and Q is probability of failure in an experiment, क्योंकि सक्सेस और प्रोबेबिलिटी के अलावा कुछ होता नहीं है, इसका मतलब ये दोनों का जो प्रोबेबिलिटी का सम जो है ना, इसको हम लोग 1 करेंगे। ऑब्वियस बात है, या तो सक्सेस होगा या फिर प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया तो ये दोनों का प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे तो इट शुड बी 1। इट इज ऑब्वियस बात, कोई बात नहीं। अब देखो, एक बार एक एक्सपेरिमेंट किए, हम एक एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखे कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी P है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर
1 माइनस पी होना चाहिए, सो दैट इज क्यू। पी और क्यू हमको पता है, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब अभी अगर कभी आपको सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पता है तो फेलियर 1 माइनस पी, फेलियर का प्रोबेबिलिटी पता है तो सक्सेस का 1 माइनस क्यू। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नंबर ऑफ सक्सेस इफ द या फिर व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर n टाइम्स, जैसे मैं बोला लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स और लिमिटेड नंबर टाइम्स n टाइम्स है, तो आर नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, P x is equal to r is the notation for that. Px is equal to r is the notation for that, and उसका वैल्यू क्या होगा NCR P to the power r Q to the power n minus r। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो हम NCR का यूज क्यों करते हैं, P to the power r Q to the power n minus r का यूज क्यों करते हैं। जैसे बोल रहा हूं कि एक कॉइन को मैं 3 बार फेंका, एक कॉइन को मैं 3 बार फेंका, गेटिंग 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी बताओ, गेटिंग 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम क्या देख रहे कि हेड 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 2 हेड्स का ना, हेड हेड टेल, तो 2 हेड का प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल। तो ये हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, मेरे को पता है, फिर से हेड का 1/2 होता है, फिर टेल का 1/2 होता है। हेड्स को अगर मैं सक्सेस लेता हूं तो हम देख रहे हैं कि हेड 2 बार आ रहा है, 1/2 into 1/2 into फेलियर हो जाएगा टेल ऑफ कोर्स, तो इट विल बी 1/2 का स्क्वायर into 1/2, मतलब कुछ ऐसा आ गया, p to the power r q to the power n minus r। मैं 3 बार फेंका था ना, P to the power r Q to the power n minus r 3 minus 2। But the question is what is this NCR? ये NCR क्या है? NCR क्या है कि इसको हम एक ही उपाय में लिख रहे ना, ये तो और भी हो सकता है, PH TH और PTHH, ये दोनों तो हम नहीं लिखे थे, तो ये दोनों भी तो आ रहा है। मतलब इसका अल्टरनेट मतलब ये हो गया कि 2 हेड और 1 टेल को हम कितना उपाय में सजा सकते हैं, 2 तो केसेस दैट वी आर गेटिंग, 2 हेड और 1 टेल को हम सजा सकते हैं 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल में, साथ में उसका 1 फैक्टर डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड दिस इज नथिंग बट 3c2, एंड दैट इज द रीजन कि हमको यहां पे 3c2 भी डालना पड़ेगा। एंड 3c2 क्या है, 3 टाइम्स आई एम थ्रोइंग द डाइस, सॉरी कॉइन, और 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ हेड्स। इसीलिए अगर मैं 8 बार फेंक रहा हूं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को 8 बार कर रहा हूं, आर नंबर ऑफ सक्सेस मेरे को कैसे मिलेगा, NCR इज फॉर दिस केसेस, एंड हर केस में हमको सेम प्रोबेबिलिटी ही मिलने वाला है। इसलिए हम इतने सारे केस क्यों लिखेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी जो आएगा इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आएगा, क्योंकि 2 बार हेड है 1 बार टेल है सब में। So that is why to write so many times? तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, NCR लगा दे रहे, तो जितने बार होगा वो सारे चीज आ जाएगा। मेरे को लगता है सबको अभी समझ में आ गया कि why I am writing this NCR, समझ में आया? Now अभी हमको सोचना है कि हम बर्नौलीज थ्योरम का कैसा यूज करेंगे। सीधी सी बात है, हमको देखना है कि एक सेम चीज बार बार हो रहा है, जितने बार हो गया वो n हो गया। पहले आपको क्वेश्चन में देख लेना रहता है n कितना है, उसके बाद आपको सक्सेस के लिए कुछ बोलेगा, जो भी बोलेगा वो कितना नो सक्सेस है वो हमको पूछेगा क्वेश्चन में, r इज दैट वन। अगर सक्सेस नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में जो दिया होगा वो जब निकल जाता है तो उसको हम सक्सेस मान लेंगे और दूसरे वाला को ऑब्वियस फेलियर मान लेंगे। n r निकल गया, हम देखेंगे कि एक बार अगर थ्रो कर रहे हैं या फिर उस एक्सपेरिमेंट को एक बार कर रहे हैं तो उसमें p का वैल्यू क्या आ रहा है।
तो P का वैल्यू क्या आ रहा है, Q का वैल्यू क्या आ रहा है, ये निकल गया तो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। आई होप सारे को चीज में सही तरीका से एक्सप्लेन कर लिया, सबको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसका ऊपर। डिफिकल्ट नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन इसमें इनइक्वालिटी का ऊपर आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। वो बोर्ड पे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बट जेई में उसका आता है। हम क्वेश्चन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन करेंगे जेई का, सिमिलर क्वेश्चन ही करेंगे, खाली कैलकुलेशन कैसे होता है थोड़ा मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलो सवाल करते हैं। ये 2007 AI ट्रिपल ई में आया था, उस समय AI ट्रिपल ई बोलते थे, फिलहाल तो अभी हम लोग जेई मेन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, ए पेयर ऑफ फेयर डाइस। फेयर डाइस मतलब अनलोडेड है, मतलब लोडेड कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक सेट का किसी का प्रोबेबिलिटी ज्यादा निकल जाएगा। अभी थोड़ा देर हम पहले हम देखें कि ऐसे डाई को हम फेंके कि जिसमें इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स हो गया और नंबर आने से, उसको ऐसे बनाया गया होगा कि उस टाइप में आ रहा। ये फेयर डाइस है, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट है सारे। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, मतलब n का वैल्यू 3 हो गया। ये क्वेश्चन पढ़ के हमको पता चल गया कि n is equal to 3. The probability of getting a score of 9 exactly twice. Score of 9 exactly 2 times. 2 times हमको बोला है, मतलब ये सक्सेस हमको 2 बार चाहिए, सक्सेस हमको 2 बार चाहिए। बट हम एक काम करते हैं, हम 3 बार फेंकते नहीं है, 1 बार फेंकते हैं। मैं बोला था कि 1 बार फेंक के देखेंगे। When the pair of dice, when the pair of dice is thrown once, probability of getting 9, ये हमको निकालना है। जब एक बार फेंकेंगे 9 निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 9 कैसे आ सकता है, 9 कैसे आ सकता है, 9 आने के लिए क्या हो सकता है, 3 6 आएगा या 6 3 आएगा, 4 5 आएगा या 5 4 आएगा, ये 4 ही तो हो सकता है। तो 4/36, 4/36 क्या हो गया, 1/9। तो यही हमारा P हो गया, गेटिंग 9 इज P। तो अगर P 9 हो गया, Q हो जाएगा 1 - 1/9, that will be your 8/9। मेरे को लगा हम लोग P और Q समझ गए क्या हुआ, आगे कि नहीं, ये सुनो। मैं बोला था कि एक बार फेंक के देखोगे जो हमको पूछा है, उस हिसाब से उसके बाद हम देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में अगला n बार फेंकने से क्या पूछा है वो निकालना है। probability of getting 9 2 times is equal to probability of x is equal to 2। काम खत्म, 2 बार बोला x equal to 2, n हमारा कितना है, 3 है, so it will be 3c2, क्योंकि r का वैल्यू 2 हो गया, into p to the power, p बोलने से 1/9 to the power 2 हो गया, into q का वैल्यू 8/9 है, 8/9 to the power 1, p to the power r, q to the power n minus r। या फिर ये दोनों को सीधा जोड़ दोगे ना, ये दोनों को जोड़ने से 3 होना चाहिए। अगर n का जो वैल्यू है ये दोनों जोड़ने से ही होगा। ये वैल्यू पता चल गया तो ये ऑटोमेटिकली n minus r करके निकाल दें। 3c2 3 होता है, ये 1/81 हो गया, ये 1/8/9 हो गया। अब एक तो फिर इसके साथ काट देते हैं तो बन गया 8/243। सो इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, 8/243 हमारा आंसर हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट, यस और नो? अगला सवाल, A pair of dice is thrown 5 times। अभी 3 times था, अभी 5 times बोल रहा है, मतलब n का वैल्यू 5 है, n is equal to 5। If getting a doublet is a success, probability of doublet, मैं बोला था कि सक्सेस या फेल्योर जो भी निकालना है वो एक बार फेंक के देखना है, 5 बार नहीं फेंकेंगे,
5 बार फेंकने के लिए हमारा ये सब चीज निकालेंगे, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, फेलियर का प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर, वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्या नाम है उसका, बाइनोमियल थ्योरम का। लेकिन सक्सेस का प्रोबेबिलिटी P और Q वो निकालने के लिए हम बोलेंगे क्या, एक बार फेंका गया है, एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो उसमें से निकाल के देखो। तो अगर एक बार किया गया है, अगर एक्सपेरिमेंट हमारा एक बार किया गया है, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, तो हमारा डबलेट आने का चांसेस 6 है, 6/36 इज इक्वल टू 1/6, मतलब P का वैल्यू हो गया हमारा 1/6, Q का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। मैं P और Q समझाया, समझ में आया? यस और नो एवरीबॉडी? अभी हमको फर्स्ट बिट बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन सक्सेस, बिट ए बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन सक्सेस मतलब x इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, अब n का जगह में 5 मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इट विल बी 5c2। उसके बाद क्या हो जाएगा, p टू द पावर 2, p 1/6 है, इसका पावर 2 है, इंटू q हो गया हमारा कितना 5/6, इसका पावर कितना हो जाएगा 3। अब ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना है, मैं हल्का बता देता हूं। 5c2 10 होता है, ये 1/36 होता है, ये हो गया हमारा कितना 250 नहीं 125 डिवाइडेड बाय 260। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन जो है दैट विल डू। बिट ए खत्म, अभी हम लोग बिट बी में आ जाते हैं। बिट बी हमको बोला है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एटलीस्ट 4 सक्सेस का मतलब क्या हो गया, 4 या उससे ज्यादा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 मिलेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 मिलेगा। ओके, अब x इज इक्वल टू 5 कैसे निकालेंगे, 5c5, फिर p टू द पावर 5, 1/6 टू द पावर 5। अब q का वैल्यू 0 हो जाएगा उस केस में, 4, 5 पर 4 है ना, 6 का आंसर आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब 4 और 5 से ज्यादा तो हम नहीं जा सकते, 5 बार ही एक्सपेरिमेंट किया गया है। 5c4 इंटू p का वैल्यू 1/6 है टू द पावर 5, 4 इंटू q का वैल्यू 5/6 है टू द पावर 1। खत्म बिट बी। बिट सी क्या बोला, एटमोस्ट 4 सक्सेस, बिट सी एटमोस्ट 4 सक्सेस। ओके, बिट सी बोला है एटमोस्ट 4 सक्सेस, एटमोस्ट 4 सक्सेस। एटमोस्ट 4 सक्सेस का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4। अब हो गया नंबर ऑफ सक्सेस का बात क्या हो गया, नंबर ऑफ सक्सेस क्या होता है, 0 नंबर ऑफ सक्सेस, 1 नंबर ऑफ सक्सेस, 2 नंबर ऑफ सक्सेस, 3 नंबर ऑफ सक्सेस, 4 नंबर ऑफ सक्सेस और 5 नंबर ऑफ सक्सेस। इसमें आपको 0, 1, 2, 3, 4 सारे लिखना पड़ेगा, क्यों लिखेंगे, और एक चीज तो बचा है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 कर देता हूं। ये तो समझ में आ गया सबको। अगर
5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकाल दे और 1 से माइनस कर दे तो बाकी सबका निकल जाएगा। सो दैट विल बी योर 1 माइनस, मैं इसका वैल्यू अगर लिख लूं तो 5c2 5c5 1 होता है इनटू 1/6 टू द पावर 5। 6 को अगर हम लिखेंगे 5 बार तो आई डोंट नो कितना हो रहा है, 3096 हो रहा है शायद। इट इज कमिंग 3095 डिवाइडेड बाय 3096। ये हमारा आंसर हो गया। एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। नो सक्सेस का मतलब क्या हो गया, जीरो सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस x is equal to 0, खत्म। So it will be 5c0। फिर सक्सेस मतलब p तो है नहीं, p का पावर 0, 1/6 to the power 0 into 5/6 to the power 5, 5/6 to the power 5। अगर 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 बार तो 125, 4 बार 5 3025। So it is coming there 3025 divided by 3096। आ गया सबको समझ में? So ये एटलीस्ट एटमोस्ट का क्या थोड़ा समझ जाओ क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में दे सकता है ऐसा। 5 dice are thrown once. If occurrence of an even number in a single dice is considered as success, then probability of at most 3 success। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 तो डाई को फेंक रहे हैं, 5 तो डाई को फेंक रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, हम 5 तो डाई को फेंक रहे हैं। बोला है कि अगर एक डाई में इवन नंबर आया तो उसको सक्सेस हिसाब से काउंट कर लो। तो हम क्या करते हैं, इन डाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 3/6 ले लेते हैं, 1/2। हमको पता है कि एक डाई अगर फेंकेंगे उसमें आउटकम्स जो होता है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, इवन नंबर हो जाएगा फिर 2 4 6, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2। ये तो काफी सिंपल चीज है, क्लास 10 से करते हैं आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर हो जाएगा 3/6 अगेन 1/2, या फिर सीधा बात है कि ये p का वैल्यू हो गया 1/2 और q का वैल्यू हो जाएगा वो भी 1/2। p और q दोनों सेम है। अगर हमारा कॉइन का बात करेंगे, कॉइन में हेड एंड टेल का जो होता है 1/2 1/2, डाई में भी इवन और ऑड का भी वही होता है। अब हमारा एक डाई का बात हो रहा है, अभी 5 डाई का बात किया जा रहा है। तो एटमोस्ट 3 सक्सेस बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट कितना, 3 सक्सेस। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, क्या सर 3। तो क्या क्या आएगा, अगर हम 5 डाई को फेंकेंगे सक्सेस का केसेस क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 तक तो लिख चुका हूं मैं, 4 और 5 खाली चाहिए। लेस देन इक्वल टू 3 मतलब 0 1 2 3, हाँ 4 केस आ गया, तो 1 माइनस करके भी कर सकते हैं, यू कैन डू ऑल्सो। बट यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होगा नहीं, तो इसलिए मैं पूरा लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2 plus probability of x is equal to 3। हम ऐसा भी कर सकते थे कि 1 minus probability of x is equal to 4 plus probability of x is equal to 5। तो x is equal to 0 का क्या होगा, 5c0 सक्सेस नहीं है, खाली फेलियर है।
फेलियर हमारा 1/2 टू द पावर 5 होता है, प्लस x इक्वल टू 1 है तो 5c1 सक्सेस के लिए 1/2 टू द पावर 1 हुआ, फेलियर के लिए 1/2 टू द पावर 4 हुआ, प्लस x इक्वल टू 2 है तो इट विल बी 5c2 सक्सेस के लिए 1/2 का पावर 2 हो गया, फेलियर के लिए 1/2 का पावर 3 हो गया। ऑल्दो ये सब सेम आएगा, 1/32 हर केस में आएगा, इसीलिए 1/32 आएगा क्योंकि सक्सेस और फेलियर दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, तो पावर n और n माइनस r करोगे तो दोनों सेम है तो पावर n ही आ जाएगा एट द एंड। x इज इक्वल टू 3 में आ जाएगा 5c3 इनटू सक्सेस 1/2 का पावर 3 है, 1/2 का पावर 3 है और फेलियर 1/2 का पावर 2 है। ये हमारा आ गया। चलो अब कैलकुलेशन करके वैल्यू डालते हैं। 5c01 होता है, इट इज कमिंग 1/32 प्लस 5c1 5 होता है, 5 इंटू 1/32 प्लस ये हमारा 5c2 10 होता है, 10 इंटू 1/32 प्लस 5c3 भी 10 होता है, 10 इंटू 1/32। So what am I getting? 1 plus 5 6, 6 plus 20 26/32। 26/32 को हम कैंसिल करेंगे तो we are getting 13/16 जो हमारा आंसर होना चाहिए। So 13/16 हमारा आंसर यहाँ पे है। Got it all of you? Clear? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अभी ये जो है ना ये हमारा कॉइन का ऊपर है, बोला है कि a coin is tossed 6 times, find the probability of getting 4 heads। 6 टाइम फेंके हैं, हम एक बार फेंक रहे हैं। in a single throw probability of head जिसको कि हम सक्सेस लेंगे is equal to 1/2 that is equal to p। therefore q is equal to 1 minus p that is 1 minus half, that will be a half again। so p और q दोनों का वैल्यू हाफ हाफ निकल के आ गया। अब बोल रहा है कि हम इसको कितना बार फेंके, 6 बार फेंके, मतलब n का वैल्यू जो है ना वो 6 आ गया। और हमको कितना टो सक्सेस चाहिए, 4 टो हेड चाहिए, मतलब 4 टो सक्सेस चाहिए। r is equal to 4, मतलब n का वैल्यू हमको दिया है 6, r का वैल्यू हमको दिया है 4। हम जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं या फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी करते हैं तो हमको जरूरत किस किस चीज का पड़ रहा है, n का, r का, p का, q का, सारे निकल गया, फिर हम आंसर निकाल सकते हैं। therefore probability of x is equal to 4 is equal to NCR, n का वैल्यू कितना है 6cr इंटू p का वैल्यू हाफ है टू द पावर r इंटू q का वैल्यू भी हाफ है टू द पावर n माइनस r। अब ये 6c4 का वैल्यू होता है 15 इंटू ये 1/32 आ गया। कैंसिल वगैरह तो हो नहीं रहा है तो हमारा आंसर जो है 15/32 आया। गॉट इट ऑल? ये सब चलो अगला सवाल देखते हैं। इन टॉसिंग ऑफ 2 coins, in tossing of 2 coins I can say appearance of 2 heads is taken as a success। मतलब 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे, अगर 2 हेड आएगा तो उसको सक्सेस लेंगे। If they are tossed 6 times, मतलब 6 बार उसको फेंका गया, तो हम एक बार में देख लेते हैं। In a single toss of 2 coins, in a single toss of 2 coins, अगर एक बार फेंकेंगे तो probability of 2 heads कितना होगा 1/4। so this is p,
ये हमारा P है। तो अगर P का वैल्यू 1/4 है तो Q का वैल्यू 3/4 होगा। Therefore Q is equal to 1 minus 1/4 is equal to 3/4। अब P निकल गया तो Q निकालने में हमको कहाँ मुश्किल होगा, क्योंकि P plus Q तो 1 होता है। अब बोला है कि वो दो ठो कॉइन को हम 6 बार फेंक रहे हैं। एक बार फेंके तो ये आ गया, अभी उसको 6 बार फेंके, n का वैल्यू हमारा 6 हो गया। और हमको बोल रहा है कि दो ठो सक्सेस है, r is equal to 2, मतलब p x is equal to 2 हमको लेना है। तो क्या हो जाएगा 6c2 NCR p मतलब 1/4 टू द पावर r मतलब 2 इनटू q मतलब 3/4 टू द पावर n माइनस r मतलब 4। क्लियर है लोग? बोलो समझ में आया? ओके चलो अब देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसको। 15 इंटू ये 1/16 हो गया, इंटू ये 3 टू द पावर 4 मतलब 81 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो जा रहा है हमारा बताओ, और 256। तो दिस गिव्स मी व्हाट, ये नीचे आ जाएगा कितना 256 इंटू 16, ये 2 टू द पावर 4, ये 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 12, 2 टू द पावर 12 जो है ना 4096 होता है। ये 15 इंटू 8 1200 होता है, और 15 इंटू 1 15 होता है, 1215 बाय 4096। क्लियर है लोग? चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कार्ड्स का ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है कि 5 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। मैं लास्ट क्लास बताया था कि इन सक्सेशन और एट रैंडम में क्या फर्क होता है। इन सक्सेशन मतलब 1/1 है ना। इन सक्सेशन with replacement from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability that there is at least 3 aces। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ड्रॉ में लिखते हैं इन फर्स्ट ड्रॉ। हमको 5 बार ड्रॉ करने के लिए बोला है ना, बट हम जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, पहले सिंगल ड्रॉ एक बार में करते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको फर्स्ट बार में करते हैं। फर्स्ट बार में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होता है। उसके बाद n कितने बार किए हैं देखें, हमको नंबर ऑफ सक्सेस क्या चाहिए देखते हैं, अकॉर्डिंगली वी आर प्रोसीडिंग। ठीक है चलो, इन फर्स्ट ड्रॉ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्ड का क्वेश्चन है। हमारे पास 4 कार्ड होता है, 4 ठो एस होता है, 4c1/52c1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4/52 इज इक्वल टू 1/13। बेसिक सा क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो गया 1/13 सिंगल ड्रॉ में, तो इसको हम पी लेंगे। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 12/13। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सिंगल एक्सपेरिमेंट में हो गया, एक बार किए तो क्या हो गया पता चल गया। अब इसको हम कितने बार करेंगे, 5 बार करेंगे। n इज इक्वल टू 5 और हमको r क्या चाहिए, कितना तो सक्सेस चाहिए या फिर कितना तो s चाहिए, एटलीस्ट 3s, r ग्रेटर देन इक्वल टू 3। Therefore प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3s क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी a ग्रेटर देन इक्वल टू 3, so that will be probability of x is equal to 3 plus probability of x is equal to 4 plus probability of x is equal to 5। तो ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो we'll leave it, आधा करके छोड़ देंगे इसको। so this will be what 5c3 into 5c3 into क्या हो जाएगा p का वैल्यू कितना है 1/13,
1/13 टू द पावर 3 इंटू, हम नीचे का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, दैट विल बी 13 टू द पावर 5 कर देंगे, ऊपर का कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा हमारे लिए। 12/13 का स्क्वायर प्लस 5c4 इंटू 1/13 टू द पावर 4 इंटू 12/13 प्लस 5c5 1/13 टू द पावर 5। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 13 टू द पावर 5 आ जाएगा, हम इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ऊपर में क्या आ जाएगा देख लेते हैं। यहां पे आएगा 5c3 मतलब 10, 12 का स्क्वायर मतलब कितना हो रहा है 144, 1440 प्लस 5c4 होता है 5 इंटू 12 हो गया 60 प्लस वो हो गया 5c5 1 मतलब 1, तो 1440 प्लस 60 1500, so it is coming 1501 by 13 to the power 5. Clear all of you? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। बोला है क्या, an urn contains 10 balls which are of which 6 marked A and 4 marked B. A ball is drawn at random and its mark is noted, then replaced. If 6 balls are drawn, find the probability that more than 2 will have B mark. No. That not more than 2 will have B mark. मतलब 2 से ज्यादा बी मार्क वाला नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, बी मार्क वाला को ही ले लेते हैं सक्सेस। अगर हम एक बार ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट ड्रॉ में, इन द फर्स्ट ड्रॉ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मार्क्ड बॉल इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मार्क्ड बॉल क्या होगा देखते हैं। बी मार्क्ड बॉल चार्ट को है 4c1, क्योंकि हम एक बॉल निकाले ना 4c1, और टोटल बॉल हमारा 10 है, 10 में से 4 बॉल एक बॉल निकाले, तो इट विल बी 4c1 by 10c1, 4 by 10 is equal to 2 by 5। इसका मतलब हमारा P का वैल्यू जो है ना ये निकल गया 2 by 5, और P निकल गया तो Q तो 1 minus P होता है, 1 minus 2 by 5 is equal to 3 by 5। सो इससे हमको P और Q ये दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब बोला है ऐसे ड्रॉ हम कितने बार कर रहे हैं, 6 बार कर रहे हैं, और हमको 2 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए बी मार्क बॉल। तो n is equal to 6, r less than equal to 2 होना चाहिए। r का वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 तक चलेगा, 0 ब्लैक बॉल, 1 ब्लैक बॉल, 2 ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 2 black balls is equal to probability x less than equal to 2. So that is equal to probability x is equal to 0, probability x is equal to 1, probability x is equal to 2. Got it all of you? अब इसमें वैल्यू डालना है खाली, और क्या है 6c0, p तो है नहीं, q का वैल्यू डालेंगे खाली 3 by 5 to the power 6 प्लस 6c1, p हो गया हमारा 1 by 5, 2 by 5 इंटू q हो गया हमारा
3/6 to the power 5 plus 6c2 into 2/5 का स्क्वायर into 3/5 to the power 4। इसमें हमको करना क्या है, नीचे का वैल्यू वही लिख देना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, जो कैलकुलेशन करना है ऊपर से। 3 to the power 6 होता है कितना, 729 प्लस 6c1 होता है 6, ये 3 to the power 5 243 into 12 प्लस 6c2 15 होता है 15 into ये हो गया हमारा 4, वो हो गया हमारा 81, मतलब 60 into 81, 15 into 4 into 81, ये ऊपर आ गया। नीचे हमारा क्या है 5 to the power 6, 5 to the power 6, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, क्लियर ना? चलो अगला सवाल देखो क्या बोला, एचर कैन हिट द टारगेट 3 out of 4 टाइम्स। मतलब ये हमको शुरू से दे दिया है P का वैल्यू कितना है, P इज इक्वल टू 3/4, Q इज इक्वल टू 1/4, खत्म। शुरू से हमको P का वैल्यू दे दिया, एक्सपेरिमेंट में और कुछ बोला नहीं है, बोल दिया है कि आर्चर कैन हिट द टारगेट 3 out of 4 टाइम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग जो है 3/4 हो गया और नॉन हिटिंग हो गया 1/4, P और Q हो गया। अब बोला है कि हिट 6 टाइम्स, 6 बार वो हिट कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिट द टारगेट 4 टाइम्स, मतलब n इज इक्वल टू 6 है, r इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे ये एटलीस्ट एटमोस्ट तो नहीं है, सीधा सीधा एक वैल्यू दिया है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, आराम से हम वैल्यू लिख सकते हैं 6c4 into p, p का वैल्यू 3/4 है टू द पावर 4 into q, q का वैल्यू 1/4 है टू द पावर 2, ये दोनों को मिलाने से 6 होना चाहिए। अब ये 6c4 15 होता है, 3 to the power 4 हमारा 81/256 और ये हमारा हो गया 1/60, तो 15 into 81 1215, थोड़ा देर पहले हम देखे थे किसी एक क्वेश्चन में, और ये 256 into 16 2 to the power 8 2 to the power 4 मतलब 2 to the power 12 4096 आता है। ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी किए थे, लेकिन वो दिया था ठंडा पड़ा, उसका अलग कंसेप्ट में दिया था, मतलब प्रोबेबिलिटी हम P निकाले थे, अभी P पहले से दे रखा है हमको 3/4। गट इट ऑल ऑफ यू ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। A man put a step forward with probability 0.6 and backward with probability 0.4. Find the probability that he will be one step away from his initial point after 11 steps. तो बोला क्या है कि एक आदमी है, मान लेते हैं वो आदमी ऐसा है ना, ये आगे जा रहा है, एक स्टेप आगे जा रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और एक स्टेप पीछे आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ओके, आगे जाने का प्रोबेबिलिटी 0.6 से, पीछे आने का प्रोबेबिलिटी 0.4 है। अब बोला है कि ऐसे 11 स्टेप्स डाला है, वो कितना स्टेप डाला है, 11 तो स्टेप डाला है, लेकिन बोला है कि वो अपना जगह से एक स्टेप या इधर उधर है, या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा, या तो वो आदमी यहां पे होगा या फिर वो यहां पे होगा। अब हमको अपना दिमाग लगा के सोचना है कि ऐसा क्या कर रहा होगा वो, कि 11 स्टेप तो गया है लेकिन वो आगे नहीं पहुंचा 11 स्टेप, या फिर 11 पीछे नहीं पहुंचा, वो अपना जगह से एक स्टेप या तो इस तरफ है या तो इस तरफ है। तो ये कैसे हो सकता है, हमको यही चीज सोचना है। पहले ये सोच के उसके बाद हमको क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। तो अगर मैं सोचूं तो क्या सोच सकता हूं, 6 स्टेप आगे गया और 5 स्टेप पीछे आया, तो यहां पे आ गया,
लेकिन जो मैंने बोला 6 स्टेप आगे गया 5 स्टेप पीछे आया, ऐसे नहीं कि 6 स्टेप लगातार गया फिर पीछे आया। हो सकता है 3 स्टेप आगे गया फिर 1 स्टेप पीछे आया, फिर 3 स्टेप आगे गया फिर 4 स्टेप पीछे आया। हो सकता है 5 स्टेप आगे गया 5 स्टेप पीछे आया फिर आगे 1 स्टेप आगे गया। मतलब आगे पीछे वाला चक्कर। फॉरवर्ड बैकवर्ड अगर मैं लिखता हूं फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे करके टोटल हमारा 11 तो फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा, जिसमें से 6 ठो फॉरवर्ड होगा 5 ठो बैकवर्ड होगा। तो उनको मेरे को सजाना है, जो कि 11C6 पे सजा सकते हैं, 11C6 या फिर 11C5 जो भी करो, हम 11C6 से पढ़ते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है कि सक्सेस एक साइड करना है, फेल्योर एक साइड कर देना है। तो सक्सेस किसको करेंगे? अगर मान लेते हैं आगे बढ़ रहा है सक्सेस, पीछे आ रहा फेलियर। अगर आगे बढ़ रहा है वो सक्सेस है, पीछे आ रहा वो फेलियर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर वो सोचना पड़ेगा। अगर आगे सक्सेस है पीछे फेलियर है ना, पुटिंग स्टेप फॉरवर्ड, पुटिंग स्टेप फॉरवर्ड सक्सेस और पुटिंग स्टेप बैकवर्ड फेलियर। अगर ऐसा है कि फॉरवर्ड जा रहा है तो सक्सेस और बैकवर्ड जा रहा है तो फेलियर है, तो फिर हमको P और Q का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, वो निकालने का जरूरत नहीं है। P और Q का वैल्यू दे रखा है, P is equal to 0.6, Q is equal to 0.4। N हो गया हमारा 11, R का वैल्यू हमको सोचना है, तो हम सोच लिए क्या? 6 और 5, ये दो ही हो सकता है। 6 आगे, R हमेशा सक्सेस लेते हैं, R हमेशा सक्सेस के लिए लेते हैं, फेलियर के लिए लेते हैं। 6 आगे 5 पीछे, या फिर 5 आगे 6 पीछे, सीक्वेंस अलग होगा, ऑर्डर अलग होगा, आगे पीछे। ऐसा नहीं कि 6 स्टेप आगे चलेगा फिर 5 स्टेप पीछे आएगा, तो उसके लिए हम लोग NCR लगाते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रोबेबिलिटी वन स्टेप अवे after 11 steps is equal to probability x is equal to 5 या फिर 6 पहले लिख लेते हैं। probability of x is equal to 6 और है मतलब probability of x is equal to 5। अब इसका कैलकुलेशन जो है करना पड़ेगा। so that will make it 11C6 0.6 to the power 6 into 0.5 नहीं 0.4 to the power 5 plus 11C7 नहीं 11C5 0.6 to the power 5 into 0.4 to the power 6। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन जाएगा? 0.4 to the power 5, 0.6 to the power 5. So you will get what? 0.4 to the power 5 into 0.5 to the power 5, 0.6 to the power 5। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 11C6 और 11C5, 11C6 into 0.6 plus 11C6 into 0.5, 0.4। ऐसा क्यों? As 11C5 is equal to 11C6, ये होता है 11C5 और 11C6 सेम होता है क्योंकि NCR और NCN-R सेम होता है। अब ये दोनों से कॉमन चले जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। So this makes it 0.24 to the power 5 and हमारा 11C6 का वैल्यू जो भी आएगा, that is your answer। Clear all of you? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है हमको।
अगला सवाल देखते हैं, उसके बाद हमारा आएगा क्या, इनइक्वालिटी का सवाल है ना। A multiple choice question, a multiple choice examination has 5 questions. Each question has 3 choices, of which only one is correct. The probability that a student will get 4 or more correct answer. तो हम एक क्वेश्चन का ऊपर आ जाते हैं। In a single question, हमको बोला है क्या, 3 ऑप्शन है। जैसे हम अभी नॉर्मल करते हैं, अभी भी हमारे पास ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। अब वो क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ, 3 ऑप्शन है। वो क्वेश्चन में हमारे पास क्या, 3 ऑप्शन है। अब एक बच्चा गेस कर रहा है, तो उसका करेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, आंसर इज जस्ट बाय गेसिंग, गेस करके कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 क्वेश्चन है तो इट विल बी 1C1 by 3C1, 3 ऑप्शन है तो 1/3, मतलब P का वैल्यू जो है ना ये हमारा 1/3 हो गया। Q का वैल्यू 1 minus 1/3 होगा, दैट इज इक्वल टू 2/3। ये हमको मिल गया। अभी वो बच्चा अटेंड करने वाला है कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, उसमें से उसका कितना करेक्ट होना चाहिए, 4 और मोर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 or more correct answers is equal to probability of x greater than equal to 4. ओके, इसका मतलब हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 5। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। x is equal to 4, 5 है, 5C4। p हमारा 1/3 है, 1/3 to the power 4 into q 2/3 प्लस, ये 5 तो करेक्ट होगा, 5C5 into 1/3 to the power 5। अब क्योंकि ऑप्शन में सब 3 to the power 5 नीचे है फिर से, तो कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो हम कर सकते थे। अब ये कितना आ जाएगा, 5C4 5 होता है, इंटू ये तो 1 होगा, ये 2 होगा, बाय 3 to the power 5 प्लस 5C5 हमारा 1 होता है, इंटू ये 1 बाय 3 to the power 5। तो एलसीएम 3 to the power 5 कर देंगे तो 10 + 1 11, 11 बाय 3 to the power 5। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये पहले से टिक मरा हुआ है ना, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। तो विद दैट आज का क्वेश्चन क्लास हम लोग खत्म करते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये इनइक्वालिटी का बेस करके, इनइक्वालिटी को बेस करके जो क्वेश्चन है ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।